अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्रिकेट गोल्डन मेमोरीज में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम हमने रखा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो लिमिटेड ओवर्स की सीरीज हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई है उसके एनालिसिस के लिए। आज इस सीरीज पर डिस्कस करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए हमारे मेहमान जनाब इब्न रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे अस्सलाम वालेकुम और उनसे नाज़रीन। डिस्कशन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इब्न रियाज साहब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वनडे सीरीज। आप ओवरऑल जरा बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो वनडे सीरीज खेली गई उसमें क्या कुछ हुआ और कौन सी टीम ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। असल में ये कहा जाए कि ये टॉस की सीरीज थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले दोनों मैचों में टॉस ऑस्ट्रेलिया जीता और बैटिंग भी ऑस्ट्रेलिया ने की। यानी टॉस जीते और पहले बैटिंग करने वाली सीरीज थी। और पहले दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने पहाड़ सा स्कोर कर दिया, 384। और उसमें अहम बात थी उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, फिंच और वार्नर। तकरीबन 150 उन्होंने पहली विकेट के लिए दोनों इनिंग्स में बना दिया और मैच बैटिंग जैसे कहते हैं ना, बैट आउट कर दिया इंडिया को। सो और फिर इन दोनों के बाद जब 1 डाउन और 2 डाउन पे आया स्मिथ, तो उसने हैरान कुन इनिंग्स खेली, दोनों मैच सेंचुरी कर दी। स्मिथ को इतना तेज खेलते हमने कभी नहीं देखा था। टेस्ट में तो खैर लंबी इनिंग्स और कमाल की बैटिंग वो करता ही रहा है, लेकिन हैरान कुन इसकी इस दफा वनडे में तकरीबन 10 रन फी ओवर के हिसाब से बैटिंग थी। तो स्कोर जब इतना ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली पहले 2 मैच तो इंडिया हार गया। कोशिश की दूसरे मैच में शायद कोहली ने, तीसरे में भी, लेकिन टारगेट वाज टू मच और फिर साथ भी किसी ने नहीं दिया। तीसरा मैच, पहले 2 मैच ये सिडनी में हुए थे और तीसरा कैमरा में हुआ। तो कैमरा में इंडिया टॉस जीत गया और इंडिया ने पहले बैटिंग कर दी और इंडिया ने भी 300 स्कोर कर दिया। लेकिन इंडिया की जो सूरत हाल थी वो ऑस्ट्रेलिया से यूं मुख्तलिफ थी कि ऑस्ट्रेलिया की पहली दोनों पार्टनरशिप थी, पहले दोनों मैचों में 100-150 की लग जाती थी, 100 से ऊपर की लगी हैं। तो इंडिया के 150 पे 6 आउट थे और उस जगह से उन्होंने 300 किया। 18 ओवरों में पार्टनरशिप हुई जी जडेजा और हार्दिक पांड्या की। और फिर इसके बाद पोजीशन बॉलिंग में भी इंडिया की अच्छी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रहा था, बल्कि एक जगह पे तकरीबन 38 बॉलों पे कोई 45 रन चाहिए थे और 4 विकेटें बाकी थी। तो जी इंडिया ने इस मैच में दोनों सूरतों में कम बैक किया। यानी पहले बैटिंग में कम बैक किया, 150 से पे 6 से 300 किया, और फिर जब 38 या 40 रन रह गए थे, 4 विकेटें थी, तो दोबारा कम बैक किया। सो इंडिया के जी लिए प्लस ज्यादा था टॉस अगर आप निकाल लें। इसके अलावा इस सीरीज के हिसाब से अगर बात की जाए, स्मिथ और पांड्या की सीरीज है, पांड्या ने एज अ लोअर मिडल ऑर्डर फिनिशर के तौर पे अपने आप को मनवाया है और स्मिथ ने बहुत कमाल की बैटिंग की है। इसके जी अलावा इस सीरीज की खास बात यह है कि तकरीबन 11 साल बाद ये पहला साल है जिसमें कोहली ने सेंचुरी नहीं की। हालांकि इस दफा सिर्फ 9 ही वनडे थे, सही। लेकिन ये मतलब एक लिहाज से एक ब्रेक आया जो उनकी सेंचुरी में, वो इस साल आया। लेकिन ऑब्वियसली कोविड की वजह से वनडे ही सिर्फ 9 वो खेल पाए। लेकिन टेस्ट आ रहा है आगे, तो मेरा ख्याल है उनके लिए चांस होगा कि इस साल भी कम से कम एक इंटरनेशनल सेंचुरी का जो उनका कैरियर में चल रहा है उसको मेंटेन रखें 2009 से। सो सही। उनके लिए, और वो इब्न टेस्ट रियाज भी एक साहब, ही इसमें खेल रहे मैं हैं तो उनकी। आपकी कथा कलामी करूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो हमने स्टैट्स देखे कि पूरे 6 इनिंग्स में 5 इनिंग्स 300 से ज्यादा स्कोर हुए। ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वो हिस्ट्री में तेज पिचेस करार दी जाती थी जिसमें फास्ट बॉलर ज्यादा कामयाब होते थे। लेकिन ये स्कोर कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि ये सीरीज जो है वो इंडिया में खेली गई, हालांकि ये मैच एक्चुअली सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में हुए और सारे 300 प्लस हुए। तो इसके बारे में ये क्या इनकी कोई पिचेस का बिहेवियर चेंज हो गया है। 2-3 चीजें हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में बड़े स्कोर बन रहे हैं। 99 तक तो कोई एक आधी 20 स्कोर था, वरना आप देखें कि जब 2000 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद गया था तो हमें भी सेमीफाइनल में उन्होंने
बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स में एक में 336 और कुछ कर दिए थे। इसके अलावा भी 2016 की सीरीज में भी एक 363 हुआ। वर्ल्ड कप में उन्होंने अफगानिस्तान को 418 रन बनाया, तो पिचेस तो डेफिनेटली चेंज हो गई, थोड़ा बाउंस मिलता है, इसमें शक नहीं है। सही लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिच में सीम पहले से नहीं था, लेकिन सही बाउंस था। सो सही। अब सूरत हाल ये है कि एक तो थोड़ा सा आप क्रेडिट बैट्समैन को दे दें कि बैट्समैन T20 की वजह से कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गए, शॉट सिलेक्शन की ज्यादा बेहतर हो गई है। फिर आपकी जो वनडे के रूल्स हैं, जैसे पहले था कि 15 ओवर, पहले इब्तदाई 15 ओवर ही होते थे जो कि फील्ड रेस्ट्रिक्शन वाले थे, और फिर 5 खिलाड़ी बाहर जा सकते थे। अब 40वें ओवर तक सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर रहते जी हैं। सो ऑब्वियसली बैट्समैन के पास ज्यादा टाइम होता है, स्कोरिंग के लिए गैप्स ज्यादा मिलते हैं बाउंड्री में। और फिर आजकल के बल्ले, आपको याद होगा कि 90s में हम जब क्रिकेट देखते थे तो अक्सर टॉप एज जो लगती थी वो स्क्वायर लेग अंपायर के पास कैच हो जाती थी, या मिड ऑन पे कभी चली जाती थी। अब आपकी मिस हिट भी अक्सर जो सी है वो 80 मीटर का छक्का लग जाती है, तो बल्लों की वजह से भी काफी फर्क पड़ा है। और फिर ये कहना भी ठीक दुरुस्त है कि बॉलर्स की भी वो क्वालिटी इन रूल्स की वजह से नहीं आ रही जो 90s में और 2000 की शुरू में थी। सो ये सारी सूरत हाल की वजह से सही। स्कोर जो है वो ज्यादा बन रहा ओवरऑल अगर बैटिंग की परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के जो दो बैट्समैन हैं आरन फिंच और स्मिथ, ये दोनों हाईएस्ट स्कोरर हैं। इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर पांड्या रहा, और उसके अलावा कोहली रहे, लेकिन उन्होंने 3 मैचेस में महज 173 रन बनाए, जिसमें एक इनिंग में 89 थे। तो इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर है वो ज्यादा पहले मजबूत हुआ करता था। इस सीरीज में कुछ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसके बारे है। में क्या कहेंगे? किसी हद तक आप कह सकते हैं एक चीज तो मिसिंग थी कि रोहित शर्मा नहीं था। सो उस वजह से उन्हें थोड़ा इफेक्ट पड़ा है इंडिया की बैटिंग लाइन का। और दूसरा ये कि कोहली का भी पहला मैच ठीक नहीं गया, उसके बाद बाकी दोनों में उसने स्कोर किया है, बड़ी 50s की हैं। नहीं। फिर जो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के केस तो डिफरेंट था कि पहले दोनों मैचों में बेशक स्कोर किया स्मिथ ने तेज की है और एरन फिंच ने, लेकिन पहले दोनों मैचों में वार्नर की भी बड़ी 50 है। तीसरे मैच में वार्नर अनफिट हो गया और वो नहीं खेल सका, तो उसका भी आप कह सकते हैं कि इंडिया को फायदा हुआ है, और T20 सीरीज में भी फायदा हुआ है। अब आ जाते हैं बॉलिंग तो की साइड इंडिया का पे। जो केस है उसमें जरूर मसला अगर हुआ है कि जी, अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो ओवरऑल क्या कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हावी रही या इंडिया की टीम रही? बॉलिंग के लिहाज से तो ज्यादा फर्क नहीं है, बैटिंग पे ही दोनों टीमें जीती हैं। जब आप 374-75 कर लें तो अकॉर्डिंगली दूसरी टीम पे इतना प्रेशर पड़ जाता है कि बॉलर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वरना अगर सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो सिवाय हैजलवुड के कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की साइड से भी नहीं है। हैजलवुड का सही। कह सकते हैं कि उसने क्रूशियल मौकों पे कोहली को आउट किया और इम्पोर्टेंट विकेटें ली हैं, वरना ऑफ है। सीरीज रही है उनके मिचेल स्टार्क की भी और दीगर बॉलर्स को भी। हाँ, इंडिया के हैजलवुड के ऑस्ट्रेलिया साथ के साथ स्पिनर्स ने जो अच्छी जंपा बॉलिंग थे। की। 20 जी। जी, इंडिया के T20 मैं मुकाबले वही में कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जो T20s में स्पिनर भी है और जंपा, वनडेज में भी उसकी परफॉर्मेंस उनके बहुत पास अच्छी रही। उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है, बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर में उन्होंने कंटेन भी किया है और जरूरत के सही। वक्त पे विकेटें भी ली। और इंडिया के बॉलर ये नहीं कर सके, इसकी वजह शायद ये है कि जैम्पा लोग इन्हीं पिचों पे खेलते हैं, तो उन्हें इसका ज्यादा बेहतर आइडिया। सही सही। क्या ये जो परफॉर्मेंसेस दी हैं स्पेशली इंडिया की टीम ने, क्या कोविड-19 का फैक्टर भी इसमें शामिल था जिसने अफेक्ट किया है इनकी परफॉर्मेंस को? कोविड-19 का असर आप इस लिहाज से जरूर कह सकते हैं कि बबल में रहना मुश्किल हो जाता है खिलाड़ियों के लिए। और दूसरा ये कि इंडिया वाले तो काफी पहले से खेल रहे हैं,
तकरीबन महीना डेढ़ हो गया। सो प्रैक्टिस के लिहाज से आप नहीं कह सकते कि कोविड का इफेक्ट पड़ा है, लेकिन इस लिहाज से जरूर कह सकते हैं कि जी तमाशाई ना होने के बराबर होते हैं ये वो, तो उस तरह दाद नहीं मिलती। लेकिन अब मेरा सही। ख्याल है इंटरनेशनली तक सारे प्लेयर्स ही इस चीज के आदी हो गए कि अब क्लोज डोर खेलना पड़ेगा और बगैर उसके खेल आईपीएल लेकिन खेल ही इसमें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज हुई इसमें कुछ महदूद तादाद में तमाशाइयों को भी इजाजत दी गई थी। तो एज सच एज कंपेयर टू बाकी सीरीज जो बाकी ममालिक में हो रही हैं उसमें तो क्राउड को बिल्कुल इजाजत नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्राउड नजर आ रहा था। तो मेरे ख्याल में ये फैक्टर तो इसको रूल आउट प्लस कर देना चाहिए। पॉइंट है, इवन इवन न्यूजीलैंड में भी क्राउड होगा, तो जी सही। इट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ठीक रहेगा। अब आ जाते हैं टी बाकी ट्वेंटी सीरीज की तरफ। जी, टी ट्वेंटी सीरीज में जरा बैटिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बता दें कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी। पहले मैच में 160 रन हुए थे और नहीं कर पाए थे ऑस्ट्रेलिया वाले, 150 ही कर सके। सो अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं 160 टी20 के लिहाज से स्कोर कम है, लेकिन ये देखा जाए कि कैनबरा में, और कैनबरा में जो वनडे हुआ था उसमें भी स्कोर सिडनी के मुकाबले में कम बने थे, यानी कि 302 और 289 बने थे, जबकि सिडनी में 350 के लगभग पर इनिंग स्कोर हो रहा था। सो कैनबरा वाला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं जीत सके। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की, सो क्रेडिट तो इंडिया को जाता है। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे स्कोर किया था 190 प्लस, लेकिन इंडिया ने चेज कर लिया, और इंडिया ने जो चेज किया उसमें भी एक बार फिर कहूंगा कि हार्दिक पांड्या का रोल था कि आखिरी 17 बॉलों पे 46 चाहिए थे। सो उन्होंने अच्छी हिटिंग करके मैच जो ऑस्ट्रेलिया के पास था वो निकाल दिया, और तीसरा मैच भी क्लोज गया। कोहली तकरीबन 90 के करीब 87 पे शायद आउट हुआ है, सो वो भी अच्छा गया। जो प्लस पॉइंट रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कीपर मैथ्यू वेड की एज एन ओपनर बैटिंग, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है, काफी तेज स्कोर किया है। वार्नर की वजह से उन्हें जगह नहीं मिलती थी और लोअर मिडिल ऑर्डर में उस तरह बैटिंग नहीं कर सकते थे, इस तरह की हिटिंग जब फील्डर पीछे हो। तो उन्होंने उसका प्लस पॉइंट जरूर दिया है इस वार्नर की इंजरी का, और एज ऑप्शन के तौर पे अपने आप को रखा है वर्ल्ड कप, क्योंकि अगले साल होना है टी20 का, कि वो एज एन ओपनर खेल सकते हैं। इसके सही। अलावा अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का मैंने बताया कि उन्होंने एज अ प्लेयर वाकई इंप्रूव किया और एज अ फिनिशर भी इंप्रूव किया, वनडे में भी और टी20 में भी। अब्दुल रजाक टाइप के ऑलराउंडर है। सो सही। इंडिया एक को और जो बहुत फैक्टर इसमें नजर आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी और इंडिया ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। काफी नए नाम देखने में नजर आए। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये आईपीएल का फैक्टर है या टी ट्वेंटी का जो वर्ल्ड कप आ रहा है तो एक्सपेरिमेंटेशन के फेज से गुजर रही हैं दोनों टीमें और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि नए प्लेयर्स को चेक किया जा सके फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप। आई थिंक कोविड की वजह से एक तो फर्क ये पड़ा है कि स्क्वाड्स बड़े हो गए टीमों के, क्योंकि वो अपनी टीमों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, सो इसलिए ऑप्शन भी ज्यादा हो गई है। फिर दूसरा ये है कि कोहली ने तो पहले भी बता दिया था कि जी बॉलर्स का वर्कलोड स्पेशली मैनेज किया जाएगा, ठीक। तो इस किस्म की चीज, फिर प्लस ये कि दोनों सीरीज में पहले सीरीज का फैसला पहले दो मैचेस में ही हो गया था। सो इस तरह तीसरा मैच आपके लिए तजर्बा का बाइस बन सकता है। और सबसे अहम फैक्टर जो आपने कह भी दिया कि वर्ल्ड कप सर पे, सो जिस कदर कम्बिनेशंस बन सकें, जिस तरह कम्बिनेशंस को देखा जाए, सो ये फैक्टर हो गया। फिर अब हमने इंजरीज, बॉलिंग और बैटिंग तो डिस्कस कर ली। इसमें एक फैक्टर रह गया है फील्डिंग। ओवरऑल फील्डिंग परफॉर्मेंसेस वनडे और टी ट्वेंटी में दोनों टीमों की कैसे रही? क्या ये फैक्टर भी रिजल्ट्स पे असरअंदाज हुआ? अजीब बात यह है कि फील्डिंग में जो इस सीरीज में देखने आया बिलखसूस 2020 में, कि वो कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस। तो तीनों मैचेस में ये देखने में आया कि जिस टीम ने कैचेस छोड़े वही मैच जीत रही।
सो ये एक लिहाज से डिफरेंस हुआ है जो कि क्रिकेट कम्युनिटी कहती है, क्योंकि मुझे याद है कि तीसरे मैच में कोहली के 3 कैच तकरीबन छूटे हैं और इसके बावजूद इंडिया हार गया। और इसी तरह पहले 2 मैचेस में इंडिया ने भी काफी कैच छोड़े और इसके बावजूद वो जीत गए। थोड़ा डिफरेंस है और शायद फील्डिंग की वजह यही हो रही है कि अभी इस पे एडजस्ट नहीं कर रहे लोग कोविड के बाद। शायद लाइट्स में खेलना प्रॉब्लम कर रहा है या कोई और वजह है, लेकिन इस तरह फील्डिंग इतने ज्यादा लैप्सेस बहुत कम देखने में आए हैं क्रिकेट। जी जी, इब्न रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने माहिराना तजिए से हमें महसूस किया। और अभी आगे जो सीरीज आ रही है, टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो इसके बारे में जरा अपना माहिराना राय पेश कर दें। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान सबसे अहम टेस्ट सीरीज है, क्योंकि 2000 के बाद किसी टीम ने अगर ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम, ना सिर्फ टफ टाइम दिया बल्कि जीती भी है, तो वो इंडिया की टीम। और आपको याद होगा पिछली दफा इंडिया की टीम पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में जीती 70 साल के। और सो इंडिया के होप्स तो काफी हाई हैं। उनका सिर्फ जो ड्रॉबैक है वो ये कि कोहली सिर्फ एक टेस्ट खेलेंगे और रोहित शर्मा भी नहीं है, सो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जारी थी कोविड से पहले, उसमें इंडिया टॉप पे था और 4 में से 3 सीरीज उसने क्लीन स्वीप की थी, 3 इंडिया के। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। तो अब जो कोविड के बाद आईसीसी ने फैसला किया है कि जितने मैच खेलेंगे उनकी परसेंटेज देखी जाएगी, तो जिन टीमों की औसत या परसेंटेज ज्यादा होगी 2 टीमों की, वही फाइनल खेलेंगी। अब इंडिया इस लिहाज से लकी है कि इंडिया अपनी 6 की 6 सीरीजें फाइनल से पहले खेल लेगा, क्योंकि 4 वो खेल चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया 5वीं और इंग्लैंड 6ठी। लेकिन ये सीरीज सबसे अहम इसलिए क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पे सीरीज ड्रॉ करके या 1-2 मैच जीत के कुछ पॉइंट्स ले जाता है, तो इंडिया का फाइनल खेलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इंग्लैंड को अपने घर में उन्होंने सीरीज खेलनी है। और जिस तरह की कोहली के अंडर उनकी परफॉर्मेंस है, बहुत ब्राइट चांसेस है कि क्लीन स्वीप के करीब करीब वो इंग्लैंड को कर सकते हैं, और क्लीन स्वीप ना भी करें तो शायद 3-1 या कुछ। सो ये 3 टीमें जो सी हैं, यही इस वक्त टेबल के टॉप पर है, और तीनों के लिए ये सीरीज और अगली सीरीज, क्योंकि इंग्लैंड भी श्रीलंका से भी खेलेगा और इंडिया से, तो इनके तो 6-6 पूरे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज रह जाएगी, लेकिन वो यहाँ पे अगर बैलेंस कर सकते हैं, सो काफी तगड़ी सीरीज होगी, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया के बॉलर्स भी अब बहुत अच्छे हैं, शामी, बुमराह, ईशांत शर्मा शायद नहीं है, उसका उन्हें डिसएडवांटेज होगा। तो आई थिंक आप ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को इस दफा फायदा ये है कि पहले टेस्ट के अलावा उनके पास वार्नर भी होगा जो पिछली दफा नहीं थे, और स्टीव स्मिथ होंगे। सो तगड़ी सीरीज होगी। और मे भी अगर आप प्लस देना पॉइंट्स या परसेंटेज देना चाहें तो 55-45 दे सकते हैं। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते कि 70% ऑस्ट्रेलिया का चांस है या 80%। ऐसा तगड़ी सीरीज होनी चाहिए और अच्छी सीरीज होनी चाहिए और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इब्न रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह हम नए प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज होगी उसके एनालिसिस के लिए हम आपको तकलीफ देंगे।